हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीटेट का, और आज हम पढ़ेंगे सीडीपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, स्नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को कहा जाता है पाठ, वृद्धि, सीखना या अनुकूलन। तो इसे हम वृद्धि कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे के विकास की दर गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है को विकासात्मक प्रतिमान को परख कर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। तो जहाँ पे सटीक भविष्यवाणी ये एक नकारात्मक शब्द है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा कि भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होती है। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से जो है बच्चे का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका अनावश्यक हो जाती है, आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। तो हाँ, आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आरंभिक बचपन में क्या करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे अपने परिवार पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं, समाज से मिलते हैं, तो धीरे धीरे वो समाज से भी सीखते हैं चीज़ें। तो इसलिए परिवार की भूमिका थोड़ी सी कम हो जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कथन जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी होते हैं। बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। तो जहाँ भी बच्चों के लिए निष्क्रिय आ जाए वो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और कथन की बात करें तो कथन भी हमारा गलत है कि ये आलोचना नहीं है, और ये सिर्फ केवल जीन पियाजे ने नहीं बल्कि सभी ने कहा है। तो इसमें दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। तो ए और आर दोनों गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गतिविधि, अनुकूलन, भाषा या पुनर्बलन? तो गतिविधि, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा जो है ज़्यादा विकास करता है, ज़्यादा चीज़ें सीखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग्म का विकास सही है, कौन से युग्म का मिलान सही है? संवेदी चालक अवस्था, मूर्त समस्याओं पर तर्क, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिवर्ती सोच या विकेंद्रीकरण? आगे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व तथा जीववादी सोच। अगला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सोच। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, इसमें बच्चा जो है अपने अनुमान से चीज़ों को सीखने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण का प्रतिपादन किया है, जिसमें पहला संवेदी भ्रामक अवस्था है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक है। ये चौथा अमूर्त संक्रियात्मक है, जिसमें बच्चा जो क्या करता है, कल्पना करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलर वर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? उत्तर पारंपरिक नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता? तो उत्तर पारंपरिक नैतिकता में है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी में बच्चा है। अगला क्वेश्चन है 8वां, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षिका को बच्चों को पाठ प्रदान करना चाहिए, का अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए, को इनाम देना चाहिए, को सजा देनी चाहिए? तो बच्चों को जो है पाठ प्रदान करना चाहिए। पाठ यानी स्कैफोल्डिंग, यानी बच्चों को जो है आप सीखने में थोड़ी उनकी सहायता करिए जहाँ पे उनको ज़रूरत लगता है, तो इससे बच्चा काफ़ी अच्छे ढंग से सीख सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि
पहला, शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी रटकर स्मृति, तो जहाँ भी रटकर स्मृति आधारित है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण यानी नकल, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा जो बचा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ए में क्या है, शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी ही जो है करेक्ट होगा, जिसमें शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, कथन शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं। तो नहीं, जहाँ पे भी मानकीकृत परीक्षा हो, मानकीकृत परीक्षाओं भविष्यवाणी कर रही हो, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं क्योंकि ये नकारात्मक शब्द होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस व्यक्तियों में लय, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तो जिनमें लय, स्वर, माधुर्य होता है वो संगीतमय बुद्धि होती है, शारीरिक गतिमय बुद्धि होती है, अंतर्वैयक्तिक या भाषाई। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संगीतमय बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें भाषा से संबंधित, जिसमें कवि, लेखक, पत्रकार आ जाते हैं। दूसरा है तार्किक गणितीय, जिसमें वैज्ञानिक, इंजीनियर, अर्थशास्त्री, जिसमें गणित तार्किक चीज़ों का ज़्यादा यूज होता है। स्थानिक विषयक, आर्किटेक्चर, चित्रकार, इंजीनियर, डिज़ाइनर। संगीत में गायक, संगीतकार, वादक होते हैं। शारीरिक गति में एथलीट, अभिनेता, खिलाड़ी होते हैं। अंतर संबंध विषयक, दूसरों के व्यवहार और भावनाओं को समझने वाले होते हैं। आगे है अंतर्वैयक्तिक, स्वयं की भावना और व्यवहार। तीसरा है प्रकृतिवादी, प्रकृति के प्रति संवेदनशील जो होते हैं। यानी हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि लब्धि को 8 प्रकार बताए हैं। आगे है सामाजिक संरचनात्मक परिक्षेप के अनुसार भाषा सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक बनती है। अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक रहती है। अधिगम की प्रक्रिया का अवरोध करती है। तो यहाँ पे बाधा, यहाँ पे अवरोध, तो ये चीज़ें सब नकारात्मक शब्द हैं जो अंडरलाइन किए गए हैं। तो ये सब ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। इसका मतलब जेंडर एक जैविक संरचना है, जेंडर एक सामाजिक, तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा क्योंकि समाज की संस्कृति जो है ये निर्धारित करती है कि पुरुष और महिला। अगला क्वेश्चन है, ये 14। अगला क्वेश्चन है, आकलन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। नहीं, ये तनाव है, ये नकारात्मक शब्द है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। बच्चों के नामनीकरण और उन्हें वर्गीकृत, जहाँ भी नामनीकरण और वर्गीकृत है वो भी नकारात्मक शब्द होते हैं, तो वो भी गलत हो जाएंगे। को बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए, तो प्रतिस्पर्धा भी गलत यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी ही जो है करेक्ट हो जाएगा कि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए पे होनी चाहिए। आगे है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दें, केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रश्न के परीक्षण के उपयोग पर ध्यान दें। तो जहाँ भी केवल शब्द आ जाए वे गलत हो जाते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की तरफ, जिसमें योगात्मक क्या होता है, समरस्टेटिव असेसमेंट क्या होता है, जिसमें कि पूरे साल भर का होने के बाद आपको का लास्ट में एग्ज़ाम लिया जाता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि वीकली मंथली आपका बच्चों का बीच बीच में टेस्ट लिया जाता है। तो ज़्यादा बेटर जो है ऑप्शन बी है, तो हम ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे और आएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समावेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है।
अब हमें गलत कथन को ढूंढना है। यह समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग है उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूल पर केंद्रित होता है। समावेशन से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। सभी प्रक्रिया में स्कूल सभी विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यक्तिगत रूप में देखते हैं। तो देखिए, हमें गलत चुनना है, तो केवल एक खास वर्ग, तो ऑप्शन बी जो है गलत है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कथन विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। तो सही बात है। आगे है तर्क, बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वह प्रभुत्व लेते हैं, उनके सीखने की ज़रूरतों का समायोजन होता है। तो सही है, दोनों ही विकल्प हमारे सही हैं, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा? गतिशीलता में छड़ी, ब्रेल प्रणाली, श्रवण में मदद करने का उपकरण, आवर्धन लेंस। तो छड़ी के माध्यम से बच्चा गतिशील होगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों जिन्हें दृष्टिबाधिता है के लिए प्रभावी नहीं है? कक्षा में कम प्रतिनिधित्वात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, संरचनाओं को विविध तरीके से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों के पृथक्करण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बिठाना। तो प्रभावी नहीं है, तो जहाँ भी पृथक्करण है तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है और हमें गलत ऑप्शन चुनना है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रिएटिविटी? रचनात्मकता क्या है? कुछ ऐसा बनाना या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो, बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, अंकों के अनुक्रमों को याद रखने की क्षमता, अभिसारी सोच रखने की क्षमता। तो अंकों के क्रमों की, ये तो गलत ऑप्शन इसी तरह है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सी भी गलत हो जाएगा। बी में बार बार है, ये भी एक नकारात्मक शब्द है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यानी हमारा ऑप्शन बी ही जो है करेक्ट होगा। आगे है कथन ए, शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद रखने के बहुत से मौके देने चाहिए। तर्क है, अर्थपूर्ण गतिविधि की प्रक्रिया में दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है। शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद करने के बहुत से मौके देने चाहिए क्योंकि बच्चे जब चर्चा करेंगे, आपस में संवाद करेंगे, तो इनसे एक दूसरे को समझेंगे और अपनी बातों का अर्थ निकालते जाएंगे, तो उनकी अधिगम प्रक्रिया जो है काफ़ी सफल होगी। तो हमारा ऑप्शन कथन ए और तर्क आर दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल होता है? शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल हो, शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों का निष्कर्ष निकालना, पारंपरिक व्याख्यान विधियां, वे तरीके जिसमें पाठ्यपुस्तक सीखने का केंद्र हो, पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो अब का जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। पारंपरिक व्याख्यान, ये भी नकारात्मक शब्द में आता है, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना, ये भी नकारात्मक शब्द है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। अगला, एक सक्रिय प्रक्रिया है परंतु उसका सामाजिक संदर्भ नहीं होता है। एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। एक निष्क्रिय प्रक्रिया है परंतु उसका सामाजिक संदर्भ नहीं होता है। तो जहाँ भी निष्क्रिय आ गया ये तो इसी तरह गलत हो गया, परंतु उसका सामाजिक संदर्भ नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि अधिगम एक
सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है, मतलब बच्चे समाज से भी सीखते हैं, एक संदर्भ है समाज का इसके अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्रम क्या होना चाहिए? अज्ञात से ज्ञात की ओर, उच्च क्रम से निम्न क्रम की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सरल से जटिल की ओर, क्योंकि बच्चा जो है पहले सरल चीज़ों को सीखेगा, फिर धीरे 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 जटिल चीज़ों को सीखते जाएगा। जैसे बच्चा पहले पेन पकड़ना सीखता है, फिर उसके बाद पेन से या पेंसिल से लिखना सीखता है। तो पहले पेन पकड़ना सीखेगा, ये एक सरल प्रक्रिया है, फिर लिखना सीखेगा। बच्चा लिखता भी है तो पहले गोला बनाता है, उसके बाद अक्षरों को लिखना सीखता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समकालीन शिक्षा की नीतियाँ, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना होना चाहिए स्मरण आधारित, पाठ्यपुस्तक आधारित, अनुभवात्मक आधारित या परीक्षा उन्मुख। तो परीक्षा उन्मुख मतलब बच्चों को हम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। स्मरण आधारित मतलब बच्चा बस रट ले, ये भी चीज़ गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें बी नहीं, एक मिनट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है? अनुरूपी सोच, प्रकार्यात्मक स्थिरता, अभिसारी सोच, कलन विधि। तो अनुरूपी सोच और कलन विधि जो है हमारी एक समस्या समाधान रणनीति है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चिंतन कक्षा में मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देना बच्चों को प्रभावी समस्या समाधान तर्ककर्ताओं बनने के लिए प्रेरित करता है, सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं के निर्माण में अवरोध पैदा करता है, अर्थपूर्ण अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने से ध्यान हटाता है। तो देखिए मतलब बच्चा जो है खोज और चिंतन मतलब चीज़ों को ढूंढेगा और उस पर विचार करके अपने भाव को व्यक्त करके बताएगा। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे को समस्या समाधान तर्कना बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि ऑप्शन बी में कह रहा है कि अवरोध पैदा करेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है और ध्यान नहीं हटाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की क्या विशेषताएं हैं? विफलता का कम डर है और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, विफलता का कम डर और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण, विफलता का उच्च भय और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, विफलता का उच्च भय और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण। बच्चे जो महारत उन्मुख होते हैं उनमें डर होता है लेकिन कम होता है, और उनकी जो क्षमता का दृष्टिकोण होता है वो एकदम साफ होता है, मतलब दिखता है उनको, मतलब वो चीज़ करने के लिए उनके अंदर जज्बात होते ज़्यादा हैं। लेकिन और ऑप्शन में क्या है कि कम, यहाँ पे डर कम है लेकिन स्थिर दृष्टिकोण है, तो उनका स्थिर दृष्टिकोण नहीं होता है, उनका दृष्टिकोण बढ़ता रहता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा तीनों, हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। आगे है, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, पुरस्कार दे करके, सजा दे करके, निष्क्रिय अनुकरण को प्रोत्साहित करके, सीखने की खुशी पैदा करके। तो बच्चा तभी ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है, ये सीखने के लिए प्रोत्साहित होगा जब उसके अंदर से सीखने के लिए खुशी जागृत होगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो अंडरलाइन शब्द हैं ये सब नकारात्मक शब्द हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आखिरी, शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता अनियंत्रित है, निश्चित है, वृद्धिशील है या पूरी तरह से बाहरी कारकों पर निर्भर है। तो क्षमता जो होती है वो वृद्धिशील होती है, बच्चा धीरे धीरे जैसे वर्क करता जाता है उसकी क्षमताओं में जो है वृद्धि होती जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनियंत्रित नहीं, क्षमता अनियंत्रित नहीं है, ना ही क्षमता निश्चित होती है और ना ही पूरी तरह से बाह्य कारकों पर निर्भर होती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नकारात्मक शब्द क्या हैं? तो नकारात्मक वे शब्द होते हैं जिनका भाव
न गलत आए या उसमें निगेटिविटी शो हो तो उन्हें हम नकारात्मक शब्द कहते हैं। आप हमारे चैनल पे नकारात्मक मतलब वर्ड टैग वर्ड से एक वीडियो है, आप उसमें देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से नकारात्मक और कौन से सकारात्मक शब्द होते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी इजी होगा। आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू।